हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग टाइम्स। आप सभी का एक न्यू चार्ट ट्रेडिंग की वीडियो में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहले नंबर थोड़ा सा मैं आपको न्यूज़ के बारे में बता देता हूँ। अभी काफ़ी न्यूज़ फैल रही है कि सेबी ने कुछ रूल्स निकाले हैं, ये वो प्लांटिंग। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। अगर आप मैं आपको कंटिन्यूसली इसलिए बोलता था कि अगर आपने चार्ट रीडिंग करना सीखी है, देखो आप स्टॉक से भी पैसा कमा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पर शर्त क्या रहनी चाहिए कि आपको चार्ट रीडिंग, क्योंकि जो भी लोग इंडिकेटर बेस्ड है, जिन्होंने इंडिकेटर सिर्फ एक स्पेसिफिक जगह पे यूज़ किए हैं, उनको काफ़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उनके जो एनालिसिस है उनको पूरे-पूरे एनालिसिस फिर से करने पड़ेंगे। अगर आपने 2 चीज़ों पे काम किया है, चार्ट रीडिंग प्लस माइंडसेट, इन चीज़ों पे काम किया है, तो आप पैसा किसी और तरीके से भी कमा सकते हो, किसी और जगह से भी कमा सकते हो, आप स्टॉक से भी कमा सकते हो, फॉरेक्स मार्केट से भी कमा सकते हो। तो आपको समझना पड़ेगा उनको ऐसा देखो, छोटा-मोटा सबको प्रॉब्लम्स आएगी, रिटेल को भी आएगी, थोड़े बड़े इन्वेस्टर्स को भी आएगी, ट्रेडर्स को भी आएगी, बट मेन जिसको उसको प्रॉब्लम आएगी वो रिटेल्स को ही आएगी। क्यों? क्योंकि जो मार्जिन है वो बढ़ने वाले हैं, ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट साइज़ बढ़ेगा, उसके साथ-साथ स्ट्राइक प्राइस कम करने की बात कर रहे हैं, उसके साथ-साथ आप देखो तो कहीं न कहीं ये बात भी चल रही है कि कहीं न कहीं जो वीकली एक्सपायरी है वो भी एक लिमिट कर दी जाएगी, हर एक स्टॉक एक्सचेंज को एक दी जाएगी। तो ये सब चीज़ें हैं, बट कहीं न कहीं आपको समझना पड़ेगा। अगर आपने चार्ट रीडिंग प्लस माइंडसेट पे फ़ोकस किया तो आप कहीं न कहीं सर्वाइव कर जाओगे। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स आएँगी, क्योंकि जैसे अब आपको अब आपका मिनिमम लॉस ज़्यादा रहेगा पर लॉट में भी। तो पहले आप स्टॉक्स में प्रैक्टिस करके, फ्रंट पेज एक ऐप है उसमें भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, वो पेपर ट्रेडिंग का ऐप है, इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो, और कोई पेपर ट्रेडिंग के ऐप में करना चाहो तो उसमें कर सकते हो। उसके बाद आपके पास एक बैकअप सोर्स होना चाहिए जो आपको बैकअप करता रहे, जब आप बैंक निफ्टी की तरफ आ रहे हो। पहले आप कोशिश करो कि आप स्टॉक्स से ही प्रॉफिटेबल हो जाओ, स्टॉक्स का पैसा यूज करो बैंक निफ्टी में। तो ये चीज आप समझ सकते हो कि अगर आपको अब आने वाले फ्यूचर में अगर आपको प्रॉफिटेबल होना, बीइंग अ रिटेल ट्रेडर, तो आपको मेन फोकस अपना डेवलप करना पड़ेगा स्टॉक्स में। और इस चीज याद रखना कि आपको हमेशा चार्ट रीडिंग पे फोकस करना है। ये चार्ट रीडिंग अगर आपने फोकस कर दिया और माइंड सेट पे फोकस कर दिया, तो ऑटोमेटिकली आपकी सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। ऑटोमेटिकली आपको थोड़ा सा स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ेगा, बट कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल वर्थ इट रहेगी। अब अगर देखें तो आज के चार्ट को देखने के लिए मैंने पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम को चार्ट लगाया बैंक निफ्टी में। आपको समझना पड़ेगा, जैसे आपको पता है कंटिन्यूसली ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। अब ये जो जोन है, ये पूरा जो जोन है 52,000 से लेके 51,800 से लेके 52,000 के बीच, ये पूरा जोन एक स्पोर्ट जोन है, ये एक स्ट्रांग स्पोर्ट जोन है। क्यों स्ट्रांग स्पोर्ट जोन है? क्योंकि अगर आपको समझ आएगा कि जिन्होंने वन डे में नीचे से बाइंग करना शुरू किया है, उनको अभी तक प्रॉफिट बुकिंग का मौका नहीं मिला। मार्केट ने उनको अभी तक कहीं ना कहीं उन्होंने अपने प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया। वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ने वन डे के टाइम फ्रेम में एक अच्छी खासी रेंज बनाई है। कंटिन्यूसली अगर आपने चार्ट को फोकस किया होगा, देखो एक प्रॉब्लम आ सकती है। क्या होता है कि जब हम शिफ्ट करते हैं ना, जैसे मैं कंटिन्यूसली अब बैंक निफ्टी को ट्रेड करता हूँ, अगर मुझे भी कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा तो 1 डेढ़ महीना लगेगा कि उन चार्ट्स को समझने के। बट 1 डेढ़ महीने के बाद अगर मैंने सिर्फ प्राइस एक्शन को फॉलो किया हुआ है, अगर मैंने चार्ट रीडिंग पे फोकस किया, कैंडलस्टिक बिहेवियर पे फोकस किया, तो मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी एज कम्पेयर टू जिन्होंने किसी और चीज पे फोकस किया हुआ, जिन्होंने मान लो सिर्फ एक्सपायरी के ऊपर फोकस रखा था, उनको ज्यादा प्रॉब्लम आएगी जिन्होंने इंडिकेटर्स पे ज्यादा फोकस रखा था, क्योंकि उनको फिर से एनालिसिस करना पड़े 1 2 साल पहले का। हमें तो पता ही है प्राइस एक्शन वगैरह, स्पोर्ट्स पोजीशन, ये सब चलता ही है। अब आप समझो, देखो क्या होता है। बस थोड़ा-सा आपको करैक्टर समझना पड़ेगा उस स्टॉक्स का या उस इंडेक्स का जिसमें भी आप ट्रेड करोगे इन फ्यूचर। थोड़ी-सी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, इस चीज़ को आप थोड़ा-सा ध्यान में रख के चलना अब। अब देखो बैंक निफ्टी ने क्या किया, आज जो क्लोजिंग दिया 52,189 पे डेली बेसिस पे हमें देखने को मिला, क्योंकि ये जो क्लोजिंग होती है ये थोड़ी अलग होती है। जो हमें फाइनल क्लोजिंग मिलती है वो 30 मिनट का जो एवरेज होता है उससे उसके अकॉर्डिंग मिलती है। तो बैंक निफ्टी ने शायद मेरे हिसाब से 189 के पास क्लोजिंग की है। तो बैंक निफ्टी ने 52,000 के बिल्कुल 100 पॉइंट ऊपर, 150 200 पॉइंट, ये कुछ मैटर नहीं करता जब आप वन डे बिगर पिक्चर देखते हो। इंट्राडे में थोड़ा बहुत मैटर कर सकता है, बट बिगर पिक्चर में ये सब इतना मैटर करता नहीं है। कंटिन्यूसली अगर आप देखो, बिल्कुल आप अगर आप बिल्कुल इसको देखो, तो कहीं ना कहीं अगर हम पहले 5 मिनट टाइम फ्रेम में चलें, तो बैंक निफ्टी ने एक अच्छी खासी एक रेंज बनाई थी। कंटिन्यूसली अगर आप देखो 2 दिन से 2 दिन से बोल रहा हूँ, कंटिन्यूसली इसने 3 4 दिन से एक रेंज बनाई हुई थी। और ऊपर के लिए अगर आप देखो तो इंपॉर्टेंट लेवल था वो था 52,700 का, और नीचे के लिए जो इंपॉर्टेंट जोन था हमारे पास वो था 52,300 के पास पास का जोन था। अब आप देखो होता क्या है। अब आपको जज नहीं करना, मैं आपको एक्सपेक्ट नहीं करके चलना कुछ भी। आपने आपके माइंडसेट में कुछ भी नहीं होना चाहिए, आप बिल्कुल ब्लैंक होने चाहिए। मार्केट आपकी कंडीशन के पास आना चाहिए, उसके बाद ही आपने ट्रेड लेना है। अगर उससे पहले ट्रेड लोगे तो आप कहीं ना कहीं उसको रैंडम ट्रेडिंग कहलाएगी, और कहीं ना कहीं आप ट्रैप ही रहोगे जब तक मार्केट इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास आके ट्रेड नहीं करेगा। देखो सेम ये सब फार्मूले अप्लाई होते हैं, स्टॉक्स में भी सेम अप्लाई होते हैं। आप कहीं और जाना चाहते हो वहां भी सेम अप्लाई हो। हाँ, थोड़ा सा करेक्टर में फर्क आता है। कुछ स्टॉक का अलग करेक्टर होता है, जैसे
जैसे कुछ की मूवमेंट ज़्यादा फास्ट होती है, कुछ थोड़ी स्लो मूवमेंट करते हैं, कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस को मान लो कुछ क्या होता है कि 2-3 बार जब तक मार्केट टैप नहीं करे तब तक उस सपोर्ट को फॉलो नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें आपको करेक्टर समझ आ जाएगी जब आप कंटिन्यूअसली 1-2 डेढ़ महीने, जब आपने 6-7 महीने इन पे प्रैक्टिस की हुई है, स्टॉक्स प्रैक्टिस किया, बैंक निफ्टी प्रैक्टिस किया, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा एज़ कम्पेयर टू कोई नया रिटेलर आ रहा है, एज़ कम्पेयर टू उसके आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको 1 डेढ़ महीने लगेगा, आप उस अपने माइंडसेट को शिफ्ट कर लोगे। बट आपकी शर्त क्या रहनी चाहिए, आपने चार्ट की रीडिंग अच्छे से की होनी चाहिए, आपको प्राइस एक्शन का पता होना चाहिए, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए। इसके साथ-साथ मेन चीज़ आपका आपके माइंडसेट पे पूरा कंट्रोल होना चाहिए, आपके इमोशन से पूरा कंट्रोल होना चाहिए। देखो, बैंक निफ्टी कंटिन्यूअसली इसी रेंज के अंदर ट्रेड करता है। पहले क्या करता है बैंक निफ्टी, हम शुरुआत से शुरू करते हैं। पहले इसको इसी इसी लेवल के पास 700 के लेवल के पास अगर आपको देखने को मिले तो कंटिन्यूअसली अगर आपको मैं दिखाऊं, पहले इसको एज अ सपोर्ट की तरह यूज कर रहा था, फिर इसको एज अ रेजिस्टेंस की तरह यूज कर रहा था, अब इसने फिर से एज अ रेजिस्टेंस की तरह यूज किया। और कंटिन्यूअसली अगर आप देखोगे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, देखो आपको बस इंपॉर्टेंट लेवल पता होना चाहिए। जब ओवर ट्रेडिंग हो जाती है तब पीछे हम इतना नहीं देखते, तब हम क्योंकि हमने इंट्राडे में करना था, हमारा इतना से भी काम चल जाता है। बट आपके माइंड में कहीं न कहीं वो सारा सिनेरियो होना चाहिए। माइंड में वो चीज़ें सारी आपको पता होनी चाहिए। कंटिन्यूअसली बैंक निफ्टी ने पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, फिर इसको एज़ अ सपोर्ट की तरह एक्ट किया, फिर वापिस इसने रेजिस्टेंस एक्ट किया, फिर वापिस इसने सपोर्ट की तरह एक्ट किया, और करते-करते फिर इसने लगातार यहाँ पर 3-4 दिन एक रेंज बनाई। अब रेंज का मतलब क्या है कि बैंक निफ्टी कहीं न कहीं जो रेंज होती है ना, रेंज में 2 चीज़ें होती हैं, बायर और सेलर दोनों ऐड होते हैं। अब हमें भी नहीं पता मार्केट किस साइड की मूवमेंट करेगा, हमें हमें जानना भी नहीं है किस साइड की मूवमेंट करेगा। मार्केट में हमें हमारे हमारे इम्पोर्टेंट लेवल हमें पता चल गए, हमारे इम्पोर्टेंट लेवल जैसे हमें पता चल गए, वहां पर हमने अपने जोन ड्रा कर देने। हमेशा याद रखना सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन होते हैं। एक पर्टिकुलर लेवल को भी सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाते हैं वो भी आपको हमें थोड़ा समझाऊंगा कि एक पर्टिकुलर लेवल, एक बिल्कुल पर्टिकुलर पॉइंट जहां आप कह सकते हो यार इसके बाद अगर निकलेगा तो मूवमेंट आएगी, वो भी आज आपको मैं थोड़ा सा बताऊंगा। अगर आप इस केस में देखो तो अगर देखो जैसे कल मार्केट लगभग फ्लैट क्लोज हुआ, इंट्राडे में थोड़ा सा ट्रेंड इसका बुलिश था, बट जब भी मार्केट साइडवेज रहता है ना, तो उस टाइम पे सपोर्ट भी स्ट्रांग रहती है और रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग रहता है। सपोर्ट भी स्ट्रांग रहता है, रेजिस्टेंस भी ज़्यादा स्ट्रांग रहता है। कब? जब मार्केट साइडवेज रहता है, जब मार्केट ट्रेंडिंग रहता है, जब बुलिश रहता है तो सपोर्ट ज़्यादा स्ट्रांग रहती है, जब मार्केट बेरिश रहता है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा स्ट्रांग रहता है। ये आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए। ये कुछ इसके फंडामेंटल ट्रूथ्स हैं। देखो ये 10 में से 8 बार 9 बार ऐसे ही चलता है मार्केट। अब देखो क्या होता है, मार्केट खुलता है, थोड़ा-सा गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलने के बाद थोड़ी-सी कोशिश करते हैं बायर ऊपर लेने की, थोड़ी-सी जो आपको वीक देखने को मिलती है, बट सस्टेन नहीं करते। सुबह ही आपको सेलिंग प्रेशर दिखता है, अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर दिखता है। अगर आप मूवमेंट वाइज़ देखो तो मूवमेंट वाइज़ अगर आपको देखने को मिले, मैं हाई से लो मार्क करूँगा, हाई से लो अगर आप मार्क करो तो लगभग ये मूवमेंट 330 प्लस पॉइंट की मूवमेंट है, अच्छी खासी मार्केट ने मूवमेंट किया है, पहली कैंडल में ही इतनी बड़ी मूवमेंट की है। और मूवमेंट करने के बाद कहाँ आ गया, जा तो हमें चाहिए था इस लेवल के पास आ जाए, जब मैंने परसों आपको बताया था, जा तो कल आपको बताया था जा मार्केट यहाँ पर आना शुरू हो जाए। अगर इन 2 लेवल से पास आएगा तभी हम ट्रेड लेंगे, ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कट बताई थी। उसके बीच में मार्केट में अगर आपको ट्रेड करेगा, हम ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है? अब क्या होता है, मार्केट क्या होता है, पहली कैंडल में ही ये कैंडल क्लोजिंग करती है लगभग। क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग कभी-कभी 5 मिनट में भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। चाहे वो, क्योंकि जब इंपॉर्टेंट कब होती है, जब इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास आ जाती है। डे टाइम फ्रेम की क्लोजिंग तो हर एक कैंडल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। देखो कई बार किसी कैंडल की क्लोजिंग नहीं रहती, जैसे इस कैंडल की इतनी खास नहीं थी, इसकी भी इतनी खास नहीं थी, बट आज की कैंडल की क्लोजिंग अच्छी खासी है, वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसके साथ साथ 9:15 की कैंडल जो आज सुबह बनी थी, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी। उसके साथ-साथ देखो तो इसने लगभग 52,000 टू 5300 के पास-पास आके क्लोजिंग की। यहाँ पर क्लोज करने के बाद अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए रेंज, अब हमें चाहिए सस्टेनेंस, अब हमें चाहिए टाइम करेक्शन, प्राइस करेक्शन चाहिए। दोनों मिल जाए, जब बड़ी मूवमेंट हो जाए ना, तो यहाँ पर आपको अगर प्राइस करेक्शन मिल जाए सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट रहता है प्राइस प्लस टाइम करेक्शन अगर दोनों हो जाए। देखो रिट्रेसमेंट बोलो, पुल बैक बोलो, जो बोलना चाहे बोल सकते हो। सिर्फ टेक्निकल टर्म्स हैं, बट आपको समझ होनी चाहिए कि होना क्या चाहिए, मार्केट में क्या हमें चीज़ चाहिए। अब कैंडल बाय कैंडल्स को समझो। क्या होता है कि बैंक निफ्टी एक अच्छा खासा ऊपर वाली साइड मूवमेंट करता है, पर इसके बीच क्या करता है, पहले यहाँ पर शूटिंग स्टार बनाता है और यहाँ पर एक मूवमेंट करता है। ये मूवमेंट क्यों हमें वेट करना है, मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर इधर कहीं न कहीं सस्टेनेंस चाहिए। जो मार्केट ने सुबह यहाँ पर ये जो बायर्स एक्टिवेट हुए हैं इस लेवल के पास, यहाँ पर हमें सस्टेन चाहिए। अब आप बोलोगे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन-सा है? यही वो इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगर मैं पॉइंट वाइज़ बताऊँ ये कौन-सा पॉइंट था, तो आप इसका लो अगर देखो तो इस लेवल के पास बिल्कुल ये जो लेवल था 252,000 टू
50 का लेवल आप बफर देके चलें तो लगभग आप 10 पॉइंट का बफर दे रहे हो, तो 52,240 का जो लेवल था ये इंपॉर्टेंट लेवल था। 240 का लेवल अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर होल्ड करके, जैसे इसने होल्ड किया, इस केस में पहले भी बैंक निफ्टी आया, इसने होल्ड नहीं कर पाया, यहाँ पर बायर फिर से आगे। प्रॉब्लम कब क्रिएट कब होती है, जब मार्केट एक रेंज बनाता है और होल्ड करने लग जाता है इंपॉर्टेंट लेवल के बाद। जब ये होल्ड करने लग जाता है ना, तब प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तब फियर बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि जो लॉस होता है आस्ता 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 वो बढ़ने लगता है। जब लॉस बढ़ने लगता है, कहीं ना कहीं डर बढ़ने लगता है, तो आपको देखने को मिलेगा कि आपकी पोजीशन, आप जो पहले के बायर बैठे होंगे अपनी पोजीशन को एग्जिट करेंगे। कुछ जो नए सेलर्स हैं जो जो एंट्री लेते हैं, जो ब्रेकआउट ट्रेड लेते हैं, वो यहाँ पर एंट्री लेंगे, तो आपको देखिएगा यहाँ पर एक मूवमेंट देखने को मिलेगी। बट ये मूवमेंट वन वे बड़ी क्यों नहीं है, इसका रीजन भी समझो। बड़ी मूवमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा साइडवेज है। यहाँ पर आप देखो तो अच्छा खासा इसने एक जोन बनाया हुआ है, तो ये थोड़ा थोड़ा इसको रोक के चलेगा, जगदम नीचे नहीं जाने देगा। इसके साथ साथ नीचे 52,000 के साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ पर जो ऑप्शन राइटर बैठे होते हैं वो नीचे नहीं आने देंगे। क्यों नीचे नहीं आने देंगे? क्योंकि मूवमेंट कहां से आ रही है वो भी आपको पता होना चाहिए। लगभग जो मूवमेंट हो चुकी थी इस लेवल के आसपास, तो वो कितनी हो चुकी थी वो भी समझो आप। देखो ऊपर से 350 पॉइंट तो ये था ही था, उसके साथ साथ अगर आप देखो तो मार्केट ने एक पुल बैक लेके, अगर जो पुल बैक है इसका भी अगर आप मूवमेंट देखो तो ये मूवमेंट भी अच्छी खासी हो चुकी थी। और नीचे आपको पता है जो ऑप्शन राइटर बैठे होते हैं, काफी ज्यादा ओआई बिल्डअप भी था। तो यहाँ पर जो मूवमेंट है ये स्लो ही होती है, ये ऐसे ही होती है। यहाँ पर आपको बैठना पड़ेगा कई बार। अगर आप प्रीमियम वाइज देखो तो ये वाली कैंडल का प्रीमियम लगभग आपकी यहाँ तक पहुंच गया था, कास्ट टू कास्ट के पास आ चुका था कहीं ना कहीं। एंट्री प्रिसाइज लेनी पड़ेगी, आपने यहाँ एंट्री लिया, आपका एसएल यही बनता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। हाँ, यहाँ पर अगर प्राइस एक्शन कुछ ऐसा बनेगा कि मार्केट हमें दिखाए कि यार मार्केट वापस ऊपर जा रहा है, कंपोनेंट हमें दिखाएं, तो हम यहाँ भी एग्जिट कर सकते हैं। डिपेंड ऑन द उस कंडीशन को, उस प्राइस एक्शन को देख के मार्केट आपको सब कुछ बताएगा, आपको बस पेशेंटली बैठना है। अगर आपने पेशेंस के साथ एक बार बैठना सीख लिया तो ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेडिंग और अच्छी हो जाएगी, आपकी स्किल्स, ट्रेडिंग स्किल्स अच्छे बेहतरीन हो जाएंगे। और अगर देखो मैनेज करना भी बहुत जरूरी है, एग्जीक्यूशन, मैनेजमेंट और एग्जिट, ये 3 चीज़ें आपको सीखनी है अगर आपने ट्रेडिंग करनी है। ये 3 चीज़ें सीखने के लिए आपको प्राइस एक्शन चार्ट ये सब पढ़ने के साथ-साथ आपको अपने माइंडसेट पे, अपने रूल्स पे कंटिन्यूअसली आपको अब सबका इस पे काम करना पड़ेगा, डिसिप्लिन बिल्ड अप करना पड़ेगा। देखो डिसिप्लिन कैसे बिल्ड होगा? जो आपने रूल्स बनाए हैं, जो आपने एक ट्रेडिंग, अब आपने क्या किया, एक सेटअप को पकड़ो, उस पे 15 ट्रेड लो, 15-15 ट्रेड्स का सैंपल साइज़ बनाओ। सैंपल साइज़ में क्या करो, उस 15 ट्रेड में जो सेटअप है उसके 15 ट्रेड लो ही लो। अगर उसके बाद आपको लगता है कि आपका सेटअप अच्छा नहीं है तो उसके बाद अपने वेरिएबल्स को चेंज करो। उसमें थोड़ा-सा आप फिर उसको अपने वेरिएबल्स को या कुछ भी सेटअप में कुछ ऐड ऑन या कुछ माइनस करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। बट कम से कम 15 से 20 ट्रेड लो तो सही। एक सेटअप पे 15 से 20 ट्रेड लोगे तभी तो जाके आपको चीजें समझ आएंगी। अगर आप ट्रेड ही नहीं करोगे, एक ट्रेड पे जज करोगे, एक ट्रेड लिया आपने, देखा सेटअप नहीं काम किया, दूसरा ट्रेड लेता हूँ, अब सेटअप काम करेगा। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो टेक्निकल एनालिसिस है वो सिर्फ एक एज प्रोवाइड करता है। एज का मतलब होता है हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग हैपनिंग ओवर अदर। हायर प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि 10 में से 7 बार 8 बार आपके साइड चलेगा, 2 बार आपके साइड नहीं चलेगा। अब वो 2 बार पहले 2 बार हो सकते हैं, ये थोड़ी पता कि वो कौन से होंगे। मान लो पहले 2 आपके वाले हो गए, अब आप क्या करोगे, अब आपने आपने 2 वाला से ले लिए, अब आप इस अपने सेटअप को करोगे चेंज, या आप तीसरे में एंट्री ही नहीं ले पाओगे। एंट्री लोगे तो जैसे ही थोड़ा सा प्रॉफिट आएगा वहां एग्जिट कर दोगे, वहां बैठ नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके जो कन्फ्लिक्टिंग बिलीव्स हैं वो आप थोड़े से हावी हो गए हैं, आपका फियर काफी ज्यादा बढ़ चुका है। अब आप उस ट्रेड में ना बैठ पाओगे, ना न्यू ट्रेड ले पाओगे, ना आप ट्रेड में एग्जीक्यूशन कर पाओगे, ना आप एंट्री ले पाओगे। तो ये सब आपको प्रॉब्लम्स आएंगी जब आपने, अगर आपने अपने सेटअप्स चेंज करते रहे, अगर आपने रूल्स फॉलो नहीं किए, तो इन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद देखो तो मार्केट पूरा पूरा का पूरा साइडवेज रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। किसी को कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकता है।